आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है भारतीय मानसून की उत्पत्ति और यांत्रिकी। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेषकर हमारे विश्वविद्यालय के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं यांत्रिकी। और मैं अनिल साहू, भूगोल विभाग डीएसएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हूँ। आज मैं आपको भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि विषय पर चर्चा करूंगा और आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर, तथ्य के आधार पर उन बिंदुओं से परिचित कराऊंगा। तो आइए हम लोग इस विषय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस विषय की व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी विषय की उपादेयता क्या है, उपयोगिता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो है अकादमिक जगत एवं शोधार्थियों के लिए, जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है मानसून। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह मानसून पर आधारित है। इसलिए जो एकेडमिशियंस हैं, भूगोलविद हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन सभी लोगों के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मानसून अर्थव्यवस्था का स्पंदन है, अतः जो अर्थशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो विश्वविद्यालय है, सीएसजेएम विश्वविद्यालय, और उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों का जो बीए का सिलेबस है, बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो बीए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि जानना हमारे सिलेबस के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे ज्ञान के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और इन फ्यूचर जब कभी भी हम अपने सामान्य परीक्षाओं को क्रॉस करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, जैसे मैंने अगले बिंदु में चर्चा भी की, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग में भूगोल एक विषय के रूप में हम सामान्य अध्ययन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी जो है उसमें भी जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखता है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो केंद्र सरकार के विविध जो विभाग हैं उनमें भर्तियां करती है। विभिन्न प्रकार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश की यूपी ट्रिपल एससी, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम हैं, उन एग्जाम में अगर आप भूगोल और विशेषकर भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं तो किसी भी परीक्षा में भूगोल के इस पोर्शन से 2 या 3, और अगर महत्वपूर्ण और रहा तो 4 क्वेश्चन तक जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित आते हैं। तो हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं कि भारतीय मानसून जो शब्दावली है वो है क्या। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ये आपको तथ्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम का मतलब आप सभी बच्चों को पता है कि किसी भी स्थान का जो 12 घंटे का मौसम होता है, 24 घंटे का, 24 घंटे में तापमान, वर्षा और वायुदाब की जो दशाएं होती हैं उनका जो औसत होता है, उस औसत को मौसम की संज्ञा दी जाती है। तो मानसून का अर्थ होता है मौसम। अरब भूगोलवेत्ताओं ने, जिनमें विशेष रूप से अल मसूदी था, आपको ये याद रखना है कि अल मसूदी ने हिंद महासागर में चलने वाली हवाओं को, जिनकी दिशा में कालिक परिवर्तन, कालिक का मतलब मौसम के अनुसार बदलाव हो जाता है, मतलब 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती हैं, ऐसी हवाओं को मानसूनी हवाओं की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर आपको 3 बिंदु या 3 तथ्य आपको पता चले। सबसे पहला, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून का अर्थ क्या होता है? मानसून का अर्थ मौसम होता है। और मानसून
या मानसूनी हवाओं की खोज किसने की थी? अरब भूगोलवेत्ताओं में। और अब अरब भूगोलवेत्ताओं में जिस पार्टिकुलर भूगोलवेत्ता ने मानसूनी हवाओं की खोज की उसका नाम था अल मसूदी। और अल मसूदी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून उन हवाओं को कहते हैं जिनकी दिशा में ऋतु के अनुसार यानी कालिक परिवर्तन होता है, उन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहा जाता है। अब मानसून के बारे में इतना जानने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने समस्या है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, व्हाट इज द origin of monsoon, especially Indian monsoon, and how can we define, how can we explain origin of Indian monsoon? ओके, तो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत हैं। पहला है परंपरागत सिद्धांत, जिसको ट्रेडिशनल थ्योरी कहा जाता है, और इस परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत दिया था हेली महोदय ने 1686 ईस्वी में, और ये सिद्धांत था तापीय सिद्धांत, जिसको थर्मल थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरा दिया था 1951 सेंचुरी में, और ये दिया था फ्लोन महोदय ने। इसको गत्यात्मक सिद्धांत या डायनामिक थ्योरी भी कहा जाता है। तो मानसून की उत्पत्ति के जो परंपरागत सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है सिद्धांत तापीय सिद्धांत या थर्मल थ्योरी, जिसको दिया था 1686 ईस्वी में हेली महोदय ने। और दूसरा सिद्धांत है गत्यात्मक सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी, जिसको जो है फ्लोन महोदय ने 1951 इस सेंचुरी में दिया था। जो दूसरा सिद्धांत है या जिसको हम मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, उस पर तीन बिंदुओं पर उस पर चर्चा की गई है, या तीन महत्वपूर्ण आधार थे जिनके आधारों के आधार पर जो है, या जिनके आधार पर मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। और इन तीन सिद्धांतों में पहला है तिब्बत के पठार का प्रभाव, यानी जब मानसून की धाराएं उत्पन्न होती है, मानसून भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है, तो तिब्बत के पठार का प्रभाव मानसून की को उत्पन्न करने में और मानसून की मैकेनिज्म को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा जो उच्च वायुमंडलीय प्रवाह है, जिनको हम जेट धाराएं कहते हैं, उन धाराओं का मानसून पर क्या प्रभाव, मानसून की उत्पत्ति और मानसून के जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है अल नीनो प्रभाव। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये तीन सिद्धांत हैं मानसून की उत्पत्ति के। आधुनिक सिद्धांतों में तीन बिंदु हैं या तीन तथ्य हैं जिनका प्रभाव, इनके प्रभाव की विवेचना हमको अपने इस सेशन में करनी है। लेकिन मानसून की उत्पत्ति की संरचना और उसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म हैं चाहूंगा कि आपको उनको जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मौसम और जलवायु क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया किसी स्थान विशेष की निश्चित भौगोलिक स्थान पर एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। और इस मौसम को मैंने बता दिया कि 24 घंटे में तापमान, वायुदाब और वर्षा, इन तीन की जो तीन वायुमंडलीय या जलवायु परिस्थितियां होती हैं, इनका जो औसत होता है उसको मौसम की संज्ञा दी जाती है। और जलवायु उसी स्थान पर लंबे समय तक, या इसको और थोड़ा टेक्निकल कहा जाए तो किसी स्थान पर 36 वर्षों के मौसम संबंधी आंकड़ों के औसत को जलवायु की संज्ञा दी जाती है। मौसम क्यों बदलते हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी हम लोग चर्चा कर लें। जैसा कि आपके सामने दो चित्र बनाए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, और इन दो चित्रों में आपके सामने ये देखिए प्रेशर बेल्ट बनाई गई है। हमारी पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों के अनुसार वायुमंडलीय दाब की पेटियां पाई जाती हैं। जैसे ये जो पेटी है इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, और इसी को ITCZ की भी संज्ञा की जाती है। ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको थोड़ा सा मैं और आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप प्रेशर बेल्ट को समझ लें। दूसरी जो प्रेशर बेल्ट है वो सब ट्रॉपिकल यानी हाई प्रेशर बेल्ट है।
तीसरी जो है उसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, और सबसे लास्ट में जो है पोलर हाई बेल्ट है। थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको मैं समझाने के लिए इसको हिंदी में बताता हूँ। ये जो प्रेशर की बेल्ट है या वायुमंडलीय दाब की पेटी है उसको भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की पेटी बोलते हैं। इसको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी बोलते हैं। इसको उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की पेटी बोलते हैं, और इसको जो है ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी बोलते हैं। और आपको पता है भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो जैसे आप दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, तो हाई प्रेशर बेल्ट से जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर ये हवाएं देखिए प्रवाहित हो रही हैं। और चूंकि आपको ये भी पता है कि फेरल के नियम और कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी ओर दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये देखिए हवाएं इधर से आ रही हैं, तो इन्होंने दाहिनी ओर इनका रिफ्लेक्शन हुआ है और इनका बाईं ओर रिफ्लेक्शन हुआ है। और ये दोनों हवाएं यानी जो सब ट्रॉपिकल हाई साउथर्न नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल हाई से निकल के हवा आ रही है, ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं, और ये जो है जो दक्षिणी गोलार्ध से आ रही है, ये दोनों इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के समीप अभिसरित होती है यानी नीचे की ओर उतरती है। और इनके उतरने से एक प्रेशर जोन बनता है जिसको ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये आपको समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप फ्लोन महोदय का डायनेमिक थ्योरी पढ़ेंगे, गत्यात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, तो इन प्रेशर बेल्ट की क्रियाविधि को जानना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपको। अगर आप इनको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मानसून की उत्पत्ति का गत्यात्मक सिद्धांत समझना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। थोड़ा सा और क्लियर आपको कर दूं कि पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तक के कारण विभिन्न प्रकार की जो है प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। हमेशा उच्च वायुदाब से यानी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर, यानी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं चलती हैं। और इन्हीं हवाओं के चलने की वजह से मौसम, दूसरी बात आप समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री, ये ऐसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। बिल्कुल ये नहीं है जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है 90 डिग्री पे बिल्कुल खड़ी नहीं है, जबकि 23.5 डिग्री पे ऐसे झुकी हुई है। और इस झुकी होने के कारण सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष यानी पृथ्वी की अक्षांशीय स्थिति के सापेक्ष सूर्य की दशा, यानी सूर्य की दशा या सूर्य की किरणें या सूर्य की किरणों का आपतन बदलता रहता है। कभी होता यह है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे यानी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। कभी कभी ये होता है कि सूर्य की किरणें जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं वहां पर सीधी चमकती है। और कभी ये होता है कि सूर्य की किरणें जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा पर सीधी चमकती है। इस कारण जो है पृथ्वी के धरातल पर मौसम का परिवर्तन होता है। यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, यानी उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो रही होती है। और जब सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर, जो कि 22 दिसंबर के आसपास ये घटना होती है, यहाँ पर सीधे चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। और उत्तरी गोलार्ध क्योंकि वहां उस समय सूर्य तप का प्रकाश नहीं मिलता है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय ठंडी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। आपको मैं आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए इस चित्र में ट्रेड विंड्स की बात कही गई है। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब के सापेक्ष जो विभिन्न प्रकार की हवाएं चलती हैं, उन हवाओं की बात कही को समझाने का प्रयास किया गया है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से यानी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से जो हवाएं चलती हैं इनको जो है उत्तरी पूर्वी ट्रेड विंड्स बोलते हैं, यानी दक्षिणी पूर्वी ट्रेड विंड्स और उत्तरी पूर्वी ट्रेड विंड्स। और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से पोलर बेल्ट की ओर हवाएं चलती हैं इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है, यानी पश्चिमी हवाएं कहा जाता है। और जो ध्रुवीय पोलर यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं चलती हैं उनको जो है ध्रुवीय हवाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी के धरातल पर हवाओं का वितरण होता है, और इन्हीं हवाओं के वितरण या इन्हीं हवाओं का वितरण
पृथ्वी के धरातल पर मानसून की उत्पत्ति, जितने भी मानसून रीजन्स हैं एक्सेप्ट, यानी भारत को सम्मिलित करते हुए, भारत को उसमें सम्मिलित करते हुए जितने भी मानसूनी प्रदेश हैं, इन हवाओं का या प्रेशर बेल्ट का परिवर्तन होना, मौसम का बदलना ही जो है मानसून की उत्पत्ति में सहायक होता है, मानसून की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा भारतीय मौसम की जो विविधता है, व्हाट इज द, जिसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पर धरातल में, जलवायु में, रहन सहन में, खान पान में, यानी कल्चरल से लेकर के क्लाइमेटिक और जियोमॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। तो थोड़ा सा ये फैक्चुअल है, क्योंकि कई सारी परीक्षाएं मैंने देखी हैं, जिन परीक्षाओं में इन बिंदुओं पर सवाल पूछे गए कि भारत में, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के लेवल से तैयार करना पड़ेगा। जैसे भारत में सबसे जो है कम टेम्परेचर द्रास में होता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड दिसंबर की रात में होता है। तो अगर आपसे किसी परीक्षा में पूछा जाता है, तो जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट के लेवल की ओर से बढ़िए कि कर्क रेखा के उत्तर की ओर हम बढ़ते जाते हैं, तापमान की मात्रा में कमी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर डाउन होता जाता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर पाया जाता है वो दक्षिण की ओर ना पा करके राजस्थान के थार के मरुस्थल में जैसलमेर जिला है, और वहां पर जो है, वहां पर टेम्परेचर का सबसे ज्यादा वेरिएंस पाया जाता है, यानी एक दिन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक का वेरिएंस पाया जाता है। और सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, जो थार के मरुस्थल में रिकॉर्ड किया गया है, हालांकि लद्दाख में भी बहुत कम वर्षा होती है, जैसलमेर साल भर में केवल 9 सेंटीमीटर वर्षा रिसीव करता है। जो क्यों करता है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत, और उसका वृष्टि छाया प्रदेश बनने के कारण जो है यह क्षेत्र जो है शुष्क है, और वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा यहाँ पर ज्यादा होती है। और जैसे तिरुअनंतपुरम और चेन्नई का टेम्परेचर जो है, चेन्नई में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ये समझिए कि ये वेरिएंस है कि भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में ही दिसंबर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और तिरुवनंतपुरम और चेन्नई का तापमान होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये है हमारे भारत की विशेषता। फिर उसके बाद अगर तापमान के अतिरिक्त अगर हम वर्षा की भिन्नता की बात करें, तो चेरापूंजी और मासिन राम, ये तो ऐसे भारत के क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करते हैं, और लगभग 1000 सेंटीमीटर वर्षा वर्ष में यहाँ पर होती है। तो इन्हें जो है, भारत इन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है, दुनिया के सबसे वर्षा वाले क्षेत्र ये माने जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि भारतीय जो मौसम है, इस प्रकार से भारतीय रहन सहन, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, वो विविधता या वही विविधता हमको जो है भारत की जलवायु में दृष्टिगत होती है, और जलवायु विविधता ने, धरातली विविधता ने, भौगोलिक विविधता ने ही जो है भारत में सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है। जो मैंने बात बताई थी वही बात यहाँ पर कही गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि क्या स्थितियां हैं, कहाँ पे क्या है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ। एक बार आप स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए, और अगर आपके पास स्क्रीन शॉट का ऑप्शन हो तो आप इसको जो है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको जो है फैक्चुअल जो चीजें हैं, तथ्यात्मक जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर आपको दिक्कत ना हो। अब हम लोग बात करते हैं कि अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की। थोड़ा सा बच्चों को इसलिए मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपको भारतीय मानसून को समझना है, मतलब भारतीय मानसून की उत्पत्ति समझना है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग बताते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा सा 8 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री उत्तरी। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और ये देशांतरी विस्तार यानी 68 डिग्री 7 मिनट
से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो है भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। तो कुल मिला के एक चौखटा बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, और इस रेक्टेंगल में ही जो है भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार या भारत का देशांतरी या अक्षांशीय विस्तार होता है। ये जानना आपको इसलिए भी जरूरी है, जब हम आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो मानसून को समझने में आपको आसानी होगी कि किस प्रकार भूमध्य रेखा को पार करने के बाद हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं और कैसे जाकर के वो पश्चिमी घाट से टकराती हैं, टकराने के बाद कैसे उनकी दो जो शाखा है उनका बाइफर्केशन होता है, द्विशाखन होता है, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस चित्र को थोड़ा सा अगर आप और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो करें, कि मेरा ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है उन बच्चों के लिए है जो अभी बिगिनर है, जिन्होंने भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया है, और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने भूगोल का अध्ययन तो प्रारंभ किया है लेकिन भूगोल की जो मौलिक अवधारणाएं उनसे थोड़ा परिचित नहीं है, और मौलिक अवधारणाओं के से परिचित न होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में बहुत सारी वो गलतियां करते हैं, और उन गलतियों के कारण उनको जो है परीक्षा में अंक प्राप्त नहीं होते। अब हम लोग थोड़ा सा अक्षांश की बात करते हैं। तो मैंने वह भी दिखाया कि कर्क रेखा भारत के जो है बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आप अपना मानचित्र उठा करके देख लीजिएगा। और आप देखिए ये दूसरा है कि लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में है और आधा भाग उत्तर में है, और भारत के जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो भाग है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब भारत में हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक का काम करता है। देखिए आपके सामने कई बार आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग उसको पढ़ाया जाता था कि हिमालय उत्तर से आने वाली कोल्ड वेव्स को, यानी जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, उनको रोक करके भारत की जलवायु को समशीतोष्ण बनाता है। तो ये हिमालय पर्वत है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यानी नंगा पर्वत से लेकर के पूरा नामचा बरवा तक हिमालय पर्वत का विस्तार है। और ये जो कोई कोल्ड वेव्स आ रही हैं साइबेरिया की, और इन हवाओं को रोक करके भारत की जलवायु को मानसूनी बनाने में या भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय बनाने में हिमालय पर्वत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग और चर्चा करते हैं कि वायदा व पवनें क्या होती हैं, और जलवायु तथा मौसम वायदा तथा दलहनी पवनें मैंने अपने बता दिया कि दो ऐसे हैं, स्पेशली तीन ऐसे बिंदु हैं या तीन ऐसी हवाएं हैं जो भारत में जलवायु मौसम की दशाओं को प्रभावित करती हैं। पहला है व्यापारिक पवनें, वायदा एवं धरातली पवनें, जिनको व्यापारिक पवनें क्या, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो ट्रेड विंड्स हैं, जो कि भारत उपोष्ण और भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है भूमध्य रेखीय न्यून वायदा पेटी और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायदा पेटी के मध्य है। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, जिनको हम व्यापारिक हवाएं कहती हैं, ये व्यापारिक हवाएं भारत में जलवायु और तापमान की दशाओं को या जलवायु और मौसम की दशाओं को प्रभावित करती हैं। जो दूसरा है ऊपरी वायु संचरण, अपर एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है, जिसको जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी गई है, इस पर मैं आपको चर्चा करूंगा, समझाऊंगा। और तीसरा जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भारत की जलवायु वायुदाब एवं पवनों को या भारत की जलवायु मौसम की दशाओं को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा अभी आपको टेक्निकल लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर आएंगे आपको चीज समझ में आनी प्रारंभ हो जाएगी। कोरियालिस बल कैसे प्रभावित करता है, थोड़ा सा मैं इस पे चाहूंगा अभी विस्तार से चर्चा न करके थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और जैसे आपके सामने दो चित्र मैंने बनाए हुए हैं, एक ये चित्र है और एक ये चित्र है। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी बिल्कुल चौखटे की तरह होती और अपनी धुरी पर घूर्णन नहीं कर रही होती। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार की घूर्णन करती है, दो प्रकार का मोशन हमारी पृथ्वी पर सर्कुलेट होता है। एक वो जो अपनी धुरी पर घूमती है, एक वो जो अपने एक केंद्र के परितः घूमती है। तो जो केंद्र के परितः घूमती है उसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं, और जो अपनी धुरी पर घूमती है उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। तो कोरियालिस बल का प्रभाव पृथ्वी के परिभ्रमण से है, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति से है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई एक व्यक्ति चलता है, अगर पृथ्वी फ्लैट होती बिल्कुल,
तो हम जिस बिंदु तक जाते हैं उसी बिंदु पर सीधे जाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन होता यह कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का जो ध्रुवीय ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये तुलनात्मक रूप से कम तीव्र गति से घूर्णन करता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वहां पर गति जो है बढ़ती जाती है। तो जब भूमध्य रेखा से यानी कोई भी चीज उत्तर से या दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है तो वो अपने दाहिनी ओर यानी हल्का सा, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है तो उसके अपने दाहिनी ओर विस्थापन होता है। यही स्थिति उल्टा होती है जब हम जब आपको दिखाया गया है कि जब हम भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं तो उस वस्तु की दिशा में उसके दाहिनी ओर विस्थापन होता है, विक्षेप होता है। और ये विक्षेप जिस बल के कारण होता है, ये विक्षेप जिस बल के कारण होता है उस बल को हम जो है कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन के कारण एक ऐसा बल डेवलप होता है, ऐसे बल का निर्माण होता है, एक ऐसे बल की उत्पत्ति होती है जो हवाओं की गति में विक्षेप कर देता है। हवाओं का पृथ्वी के धरातल पर जो भी वस्तु उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर आएगी उसकी गति में विक्षेप होना ही होना है। और ये विक्षेप जो है कोरियालिस बल के कारण, एक महोदय थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको जो है कोरियालिस बल कहा जाता है। क्योंकि इसी की खोज फेरल महोदय ने भी किया था, इसलिए फेरल महोदय के नाम पे इसको जो है फेरल का नियम भी कहा जाता है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी जो है दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। अब इतनी चीजें आपने समझ ली, अब हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट थी। अगर आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होती तो मानसून की उत्पत्ति को समझ पाना या मानसून को समझ पाना आसान नहीं होता आपके लिए। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं तापी सिद्धांत की। और मेरा मानना है कि मानसून की उत्पत्ति का एक मौलिक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अलावा या इस सिद्धांत को छोड़ करके ये सर समझिए कि ये इसको बिल्कुल मानसून की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं उनके लिए बेस है। इस सिद्धांत, ये मौलिक सिद्धांत है, बाकी अन्य कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन तापीय सिद्धांत की को या तापी सिद्धांत को इग्नोर करके मानसून की उत्पत्ति को समझा पाना या मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करना संभव नहीं। तो हम लोग बात करते हैं कि एक दो लाइन में कहा जाए तो इसकी मानता है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति का कारण स्थल एवं जल का अंतरीय तापन प्रभाव है। क्या ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा इसको कि ये हमारी पृथ्वी, अंतरीय तापन का मतलब क्या हुआ कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारी पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की दिशा या सूर्य की क्या बोलते हैं स्थितियां बदलती रहती हैं। 21 जून का समय होता है जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, और 22 दिसंबर का समय होता है जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो उस समय कर्क रेखा पर यानी कि भारत के कर्क रेखा के और उत्तर जाने पर लगभग राजस्थान के थार के मरुस्थल के आसपास न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है। उसके विपरीत दक्षिणी हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। और आपको पता है कि हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उच्च वायुदाब से यानी दक्षिणी हिंद महासागर से हवाएं भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं, तो इनकी जो दशा होती है उत्तरी पूर्वी होती है। लेकिन जैसे ही जो है ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, इनकी जो गति होती है, उनकी दिशा जो होती है उसमें कोरियालिस बल के कारण डिफ्लेक्शन होता है, बदलाव होता है, और इनकी दिशा हो जाती है अब दक्षिण पश्चिमी। और इसी को जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और जहां जहां पर भी मानसूनी प्रदेश है विश्व में, वहां पर इनकी यही दशा यही स्थिति होती है। थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि भारत में इसको ग्रीष्म, थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक ये आपको समझाना चाहेंगे। अ,
ये देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है हमारा, यहाँ पर होता है न्यून वायदाब की उत्पत्ति, और न्यून वायदाब के केंद्र से हवाएं जो है इस केंद्र को भरने के लिए भागती हैं। और यहाँ पर दक्षिणी हिंद महासागर से हवाओं की दशा ये होती है, और ये भूमध्य को क्रॉस करने के बाद ऐसे पश्चिमी घाट से टकराती है, और टकराने के बाद इनका द्विशाखन होता है। एक शाखा, ये शाखा होती है, इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा कहा जाता है, और ये शाखा जो होती है इसको जो अरब सागर की शाखा कहा जाती है। तो जैसा आपकी स्लाइड पर दिखाई पड़ रहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि शुरुआत जून से दिसंबर सितंबर के माह में होती है। यहाँ पर न्यून वायदाब का उच्च तापमान के कारण न्यून वायदाब का केंद्र डेवलप होता है, और इस केंद्र के चारों ओर हवाएं जो है प्रभावित होती हैं। मानसूनी पवनों का जैसे आपने देखा, मैंने बताया था कि ये हवाएं, ये अरब सागर की धारा है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी की धारा है। और क्योंकि ये हमारे सामने ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, घाट पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी पोर्शन है, यहाँ पर जब हवाएं टकराती है तो बहुत ही तीव्र वर्षा होती है। और भारत का जो हाई रेनफेड एरिया है, उच्च वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत ढाल पर यहाँ का वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, क्योंकि आपको पता है कि उस पार जाते ही जाते हवाएं नीचे उतरने लगती हैं। जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरती हुई हवाएं वर्षा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? जब हम आपको कभी वर्षा की उत्पत्ति या वर्षा की प्रक्रिया समझाएंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा। अभी आप समझ लीजिए कि वर्षा नहीं करती है। तो ये टकराते हुए फिर यहाँ पर ये गुजरात के तट के ऊपर वर्षा करती है। फिर यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको अरावली पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे सहारे, चूंकि अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला 90 डिग्री के कोण पर होता है, जैसे कि जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, तो हो सकता है कि इस क्षेत्र में जो है ये राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है जो वर्तमान में डेवलप हुआ है, यहाँ पर ये भारत का रेनफेड एरिया होता, बहुत ज्यादा जो है वर्षा वाला क्षेत्र होता है। लेकिन चूंकि अरावली पर्वत यहाँ पर इसके जो है समानांतर पड़ जाता है, तो ये जो है रेन शैडो एरिया बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। और यहाँ पर जो है इस कारण जो है अरावली पर्वत की स्थिति के कारण आपको पता ही होना चाहिए कि अरावली पर्वत की मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ जाने के कारण जो है राजस्थान में थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। उसके बाद ये हवाएं जाकर शिवालिक की चोटियों से टकराती है, और शिवालिक की चोटियों से टकराने के बाद तराई के सहारे धीरे धीरे वर्षा करती है। और ये जो पूरा जो एरिया है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ पर इनके द्वारा वर्षा होती है। जो दूसरी शाखा है जिसको हम आप बंगाल की शाखा बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी की ब्रांच बोलते हैं, वो प्रवाहित यहाँ पर प्रवेश करती है। यहाँ पर कई सारी नदियों की घाटियां, जैसे यहाँ पर कावेरी नदी की घाटी है, फिर उसके बाद जो है गोदावरी की घाटी है, महानदी की घाटी है, कई सारी जो है महत्वपूर्ण कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी नदियां हैं। इन घाटियों के सहारे मानसून प्रवेश करता है, और जहां जहां तक इन नदियों की घाटियों का प्रभाव है, वहां पर पहुंच करके जहां पर भी उसको जो है क्या बोलते हैं, हाँ, पहाड़ियां मिलती हैं या वर्षा की दशाएं होती हैं, वहां पर ये पूरा एरिया वर्षा से आप्लावित होता है, वर्षा को प्राप्त करता है। उसके बाद कौन है? तो जैसा मैं बता रहा था कि ये जो क्षेत्र है, फिर उसके बाद ये पूर्वी घाट में जहां जहां भी, चूंकि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की जगह से जो है टूटा है, इन गैप्स के सहारे जो है मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं, जिसे मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा कहा जाता है, या बंगाल की खाड़ी का मानसून कहा जाता है। उसके बाद ये गंगा की घाटी के सहारे प्रवेश करती हैं और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा करती हैं, और इनके द्वारा बहुत ही व्यापक पैमाने पर वर्षा की जाती है। फिर यही हमारे यहाँ पर एक पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जनतियाँ, इनमें प्रवेश करती है। चूंकि इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है, इस कारण मानसून इनमें जब प्रवेश करने के बाद लगातार बाहर नहीं निकल पाता है, और इन्हीं पहाड़ियों में घूम घूम कर वर्षा करता है। और लगभग मैंने आपको पहले बताया था कि 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है इस क्षेत्र में वर्ष भर में होती है। इसलिए मासिन राम और चेरापूंजी नामक दो प्रदेश या दो क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इस प्रकार जो है भारतीय जो विशेषकर जो हम लोग बात करते हैं तापीय संकल्पना के अनुसार,
सूर्य की किरणों के या सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण जो स्थल और जल के तापन में जो भिन्नता होती है या तापीय अंतराल होता है, उसके कारण जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। और ग्रीष्म काल में इनको जो है या क्या बोलते हैं को जो है ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है, और शीतकाल में उनको इनको उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। तो जो महत्वपूर्ण अवधारणा है 1686 में हेली महोदय ने दिया, उनके अनुसार पृथ्वी के धरातल पर मानसूनी हवाएं तापीय अंतराल के कारण उत्पन्न होती है। थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये फिगर आपके सामने दिया है, क्योंकि जो वर्तमान समय में परीक्षाओं का जो दौर चल रहा है, विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो कंडीशन है, अब ये क्या कर रहे हैं कि समदाब या समताप रेखाओं के आधार पर मानसून की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। आपको मान लीजिए ये चित्र दे दिया और इसमें कह दिया कि इसमें से कौन सी जो है रेखा 1 जुलाई की है या 4 जुलाई की, तो आपको देख थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि परीक्षाओं का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आपको इसको ध्यान से देखना होगा। जैसे 15 जुलाई की समतापी रेखा ये है। 1 जुलाई तक जो मानसून की जो शुरुआत होती है या मानसून का जो पहुंचने की तिथि है, ये उसको डिनोट कर रहा है। 1 जून में मानसून यहाँ पर होता है। 5 जून को जो मानसून की ये स्थिति होती है। 10 जून को मानसून का एक्टिवनेस यहाँ तक होती है। 1 जुलाई और 15 जून को मानसून की स्थिति यहाँ पर होती है, और 1 जुलाई को यहाँ पर होती है। तो आपको थोड़ा सा इसको देख करके समझना पड़ेगा, और ये आपको खुद समझना पड़ेगा, और ये आपका विषय है। शीत ऋतु की स्थिति क्या होती है कि जैसे हम उत्तरी पूर्वी मानसून की संज्ञा देते हैं, और दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। और इस समय ये होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 22 दिसंबर के आसपास, और सूर्य जो है कर्क रेखा की तुलना में मकर रेखा पर चमक रहा होता है, और ये पूरा केंद्र जो है उच्च वायुदाब का केंद्र बन चुका होता है। और ये वाला केंद्र जो निम्न वायुदाब का केंद्र था वो, और जो उच्च वायुदाब का केंद्र था वो निम्न वायुदाब का, यानी वायुदाब केंद्रों का व्युत्क्रमण हो जाता है। यानी उच्च वायुदाब केंद्र निम्न वायुदाब केंद्र में बदल जाता है, और निम्न वायुदाब केंद्र उच्च वायुदाब केंद्र में बदल जाता है। और फिर वही स्थिति होती है कि उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर हवाएं चलती है। तो चूंकि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पर इस पर शुरू होता है, तो वो समुद्र तक या समुद्र के ऊपर से आता है, तो समुद्र की वाष्पीकरण के कारण जो है उसमें जो है आर्द्रता की मात्रा हवाओं में होती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जब हवाएं ऐसे चलती हैं, तो स्थलीय क्षेत्र से होने के कारण जो है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये हवाएं बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करती हैं, और बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करने के बाद तमिलनाडु के तट पर इनके द्वारा वर्षा होती है। यानी जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है, क्योंकि हवाओं की दिशा ये होती है, और ये जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो प्रवाहित होती है, तो जैसे आर्द्रता ग्रहण करती है, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तट पर इनके द्वारा वर्षा होती है। उसके अलावा इसी क्षेत्र में यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, और इन ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण भी वर्षा होती है। उसके बाद थोड़ा सा विंटर रेनफॉल का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें। यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिमी विक्षोभ कैसे होता है, वेस्टर्न टर्बुलेंस कैसे होते हैं। और यहाँ पर ये जो इस एरिया और इस रीजन में जो वर्षा होती है, इसके द्वारा जो वर्षा होती उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा है, जिसको जो है उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं कहा जाता है। क्यों होती? क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो बंगाल की खाड़ी के द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने के बाद जो है यहाँ पर वर्षा की जाती है। लौटता हुआ मानसून मैंने आपको बताया, और इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे रिट्राइवल होता है, जिसको मानसून का प्रत्यावर्तन बोलते हैं, मानसून का रिट्राइवल बोलते हैं। अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसकी शुरुआत होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं,
और निम्न वायुदाब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर सरकने लगता है, और इसको जो है वार्षिक उमस का भी संज्ञा दी जाती है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मानसून का रिट्राइवल, जैसे आपको मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता बताई गई थी, वही चित्र है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो सकता है कि आपसे कभी किसी परीक्षा में मानसून के रिट्राइवल का सीक्वेंस पूछ लिया जाए, सबसे पहले कहाँ पर मानसून वापस होगा, उसके बाद फिर कहाँ होगा, उसके बाद फिर कहाँ होगा। तो आपको ये चित्र आपको दिमाग बनाना पड़ेगा, और आपको कॉन्सेप्ट के लेवल तैयार रहना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में, स्पेशली इसी टॉपिक को बेस करके कि भारत में मानसून के रिट्राइवल की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, भारत में मानसून के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और 200, चूंकि अब यूपीपीएससी यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों का सिलेबस एक हो गया है, 200 200 शब्दों के एक प्रश्न में 3 प्रश्न डाल दिए गए हैं। तो वो ये सवाल पूछा जा सकता है आपको, और आपको इस लेवल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब पवनों की दिशा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या दिशा है, आप उसको देख लीजिए, चित्र को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह जो है मानसून की उत्पत्ति का जो तापीय सिद्धांत वो खत्म होता है। मौलिक अवधारणा वही है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण जो है स्थल से हवाएं जब जल की ओर चलती हैं, जल से स्थल से और हवाएं चलती, तो इन हवाओं को जो है मानसून की या मानसून की संज्ञा दी जाती है। 6 महीने स्थल से जल की ओर चलती है और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती है। अब दूसरा जो सिद्धांत है उसको जो है गत्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और इसको जो मौलिक अवधारणा है, इसको अगर आप 2 लाइन में समझने की कोशिश करें, तो मानसून की उत्पत्ति का कारण भूमंडलीय पवनों एवं वायदाब पेटियों का स्थानांतरण। यानी यहाँ पर जो फ्लोन महोदय ने बात कही, फ्लोन महोदय ने सीधे सीधे इसको तापीय अंतराल तापमान से केस से जोड़ने के स्थान पर जो है वायदाब पेटियों का जो स्थानांतरण होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो तापीय पेटियों के स्थानांतरण के साथ, उससे इसको जोड़ दिया है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको वहां भी समझाने की कोशिश की थी, ये उच्च वायुदाब केंद्र है जिसको आईटीसीजेड कहा जाता है, ये उपोष्णकटिबंधीय। ये निम्न वायुदाब है, उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब केंद्र है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब केंद्र है, उपोष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब केंद्र है, और ग्लोबल हाई प्रेशर जोन है। आप इसको थोड़ा सा समझिए। ये एक आइडियल स्टेज है। आइडियल स्टेज है कि जब भू सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है, यानी 21 सितंबर और 3 जनवरी 4 जनवरी को। लेकिन ये आइडियल स्टेज हमेशा नहीं रहती है। होता यह है कि सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर ट्रांसफर होता है। सूर्य कैसे होते हैं? उत्तर की ओर धीरे धीरे जो है ट्रांसफर होता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर जाकर सीधे चमकने लगता है। तो जैसे जैसे सूर्य ट्रांसफर होता है, क्योंकि धरातल पर वायुदाब की पेटियों का जो आधार है वो सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना है। तो सूर्य के ट्रांसफर होने के कारण, यानी पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की किरणें या सूर्य के उत्तर की ओर ट्रांसफर होने के कारण जो ये प्रेशर बेल्ट है ये भी उत्तर की ओर क्या करती है? ट्रांसफर हो जाती है। यानी उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र होता है, आईटी से जो होता है, वो 0 से 5 डिग्री या 0 से 10 डिग्री के स्थान पर जो है कहाँ पर हो जाता है? इस क्षेत्र में हो जाता है, यहाँ। तो होता ये है कि ये जो हवाएं, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चल रही होती है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, इनका भी क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। और आपको पता है जैसे ही इनका ट्रांसफर होगा, कि भूमध्य रेखा को उन्होंने पार किया है, भूमध्य रेखा को पार करने के साथ ही इनकी दिशा में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे दिशा में परिवर्तन होगा, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के रूप में हो जाएंगी, और मानसून ग्रीष्मकाल में भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून संबंधित जितने भी एरियाज हैं वहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति हो जाएगी। उल्टा होगा, जब सूर्य का दक्षिण की ओर या सूर्य का दक्षिणायन होगा, यानी सूर्य कर्क रेखा के स्थान पर मकर रेखा की ओर होगा, तो ये हवाएं दक्षिण की ओर आएंगी। तो ये जो हवाएं हैं, ये जिनको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहते हैं, ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का भी ट्रांसफर होगा, और ये जो है दक्षिण की ओर इनका धीरे धीरे होने लगा। और इस कारण जो है इनको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं या उत्तरी पूर्वी मानसून की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर उल्टा है कि
ये इनका दक्षिण की ओर आप क्या बोलते हैं, दक्षिण की ओर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये उपोष्णकटिबंधीय निम्न वायदाब पेटी से जो वेस्टर्नीज हवा है, जो पछुआ हवा चल रही थी, इनका जो है ये जो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायदाब से भूमध्य रेखा न्यून वायदाब की ओर जो हवा चलती है, इनका जो है जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी, अब जैसे ही जो है दक्षिण की ओर इनका प्रभावित होगा, इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा और इनको जो है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की संज्ञा देंगे। इनको उत्तरी पूर्वी मानसून की संज्ञा दी जाएगी, उत्तरी पूर्वी या मानसून का रिट्राइवल कहा जाएगा। तो क्लोन महोदय का जो मानना था कि पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के कारण, यानी मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो तापीय कारण से न हो करके वायुदाब पेटियों का, यानी तापीय कारणों से जो वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होता है, उस कारण जो है पृथ्वी के धरातल पर मानसून की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो है इनको जो है क्लोन महोदय का गत्यात्मक सिद्धांत कहा जाता। अब हम लोग थोड़ा सा आपको समझने में इसको थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन एक बार आप खुद से एक बार इसको पढ़ेंगे, एज्यूम करेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। अब हम लोग बात करते हैं तिब्बत के पठार का क्या प्रभाव होता है। 1958 ईस्वी में एक भारतीय मौसम अनुसंधान विभाग के वैज्ञानिक थे पी कोटेश्वरम, उन्होंने जो है 1973 में, उन्होंने 1958 में ये बात कही और 1973 में भारत और रूस का एक संयुक्त मानसून एक्सप्लोरेशन अभियान चलाया गया जिसको मोनेक्स की संज्ञा दी गई। और उसने ये माना कि मानसून की उत्पत्ति और मानसून के मैकेनिज्म को प्रभावित करने में तिब्बत के पठार के द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। थोड़ा सा इसको हम जेट समझे उसके पहले जो है हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पठार है तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार एक 5000 किलोमीटर की, या 5000 मीटर, किलोमीटर गलत बोला मैंने, 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक फ्लैट एरिया है, टेबल लैंड। और टेबल लैंड होने के कारण आसपास के क्षेत्र की तुलना में ये अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो ग्रीष्म काल में होता ये है कि ये आसपास के क्षेत्र से अधिक गर्म हो जाता है और अधिक गर्म होने के कारण इसके द्वारा एक, यहाँ पर एक उच्च वायुमंडलीय संचार या उच्च वायुमंडलीय सर्कुलेशन का निर्माण होता है, जो जिसको जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट की संज्ञा हम देते हैं। और ये जाकर के तिब्बत के पठार से जाकर के यहाँ पर जाकर गिरती है और ये गिर करके क्या करती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो गति होती है उसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। इसको समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको पीछे से गाड़ी की आपको जो है हवा का साथ मिल जाए। आपने कभी साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल चलाने के दौरान आपने देखा होगा कभी कभी जब हम साइकिल के हवा के खिलाफ चलते हैं तो हमारी स्पीड स्लो होती है और जैसे जैसे हवा हमारे साथ हो जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो ये जो तिब्बत के पठार से उठी हुई जो एक जेट धारा है, ये यहाँ पर एक सर्कुलेशन का निर्माण होता है, एक प्रति वायुमंडलीय संचार का यहाँ पर निर्माण होता है। और ये क्या करती है, ये जो है भारतीय मानसून को विशेषकर जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की संज्ञा देते हैं उसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। हम लोग बात करते हैं जेट धाराओं का प्रभाव। जेट धाराओं का प्रभाव क्या है कि अब थोड़ा सा हम लोग जेट धाराएं होती क्या है। जेट जो है एक सक्रिय पट्टी में स्थित वायुमंडलीय उच्च वायुमंडलीय प्रवाह है और जिनकी ऊंचाई 12 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और इनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक जेट विमानों ने की थी, इसलिए उनके नाम पर इनको जेट धाराएं बोलते हैं। और ये देखिए, ये पृथ्वी के धरातल के वायुमंडल के उच्च वायुमंडलीय यानी 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय पट्टी के रूप में होती है। और इनकी इस पट्टी में वायु की गति जो है आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। लगभग कहीं कहीं तो 300 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जो हवाएं चलती हैं। और ये जो उच्च वायुमंडलीय प्रवाह है या ये उच्च वायुमंडलीय धाराएं हैं जिनको हम जेट धारा की संज्ञा देते हैं, जेट धारा की संकल्पना के नाम से या शब्दों के नाम से इनको अभिहित किया जाता है, इनको पुकारा जाता है। ये उच्च वायुमंडलीय प्रवाह के साथ साथ जो धरातलीय वायुमंडलीय प्रवाह है जिसको हम मानसून की बात करते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे आप ये देखिए कि ग्रीष्म काल में यहाँ पर एक
जटधारा है जिसका नाम है उपोष्ण पछुआ जटधारा, यहाँ पर प्रवाहित होती है, और दूसरी धारा जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जटधारा है। ठीक है, और ये जटधारा क्या करती है, यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म काल का प्रभाव होता है, ये हिमालय के दक्षिण में होती है, और जैसे ही होता है हिमालय के उत्तर की ओर ट्रांसफर हो जाती है, और जैसे हिमालय के उत्तर की ओर ट्रांसफर होती है, यहाँ पर जो है एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस वैक्यूम को भरने के लिए जो है ये, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की धारा बोलते हैं या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं बोलते हैं, वो जाकर के जो तेजी के साथ बढ़ती है। अगर किसी कारण से ये उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट का हिमालय की उत्तर की ओर अगर ट्रांसफर नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है, तो उस कारण जो है भारतीय हिमालय या भारतीय मानसून की जो मैकेनिज्म है, भारतीय मानसून का जो ड्राइविंग फोर्स है, जो भारतीय मानसून की विशेषता होती है, भारतीय मानसून के द्वारा वर्षा का वितरण है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। और जो उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट है, जिसके साथ यही तिब्बत के पठार का सर्कुलेशन में जुड़ता है, वो जा करके दक्षिणी यानी उत्तरी हिंद महासागर में, यानी हिंद महासागर स्थित बंगाल की खाड़ी में जाकर के एक हवाएं यहाँ पर नीचे उतरती है, और ये नीचे उतरती हुई हवाएं जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। यही बात शीतकाल में ये जो है उत्तर से जो है दक्षिण की ओर इनका प्रवाह हो जाता है, और यहाँ पर उच्च वायुदाब केंद्र बनता है। उच्च वायुदाब केंद्र से जो है आपको पता है वैसा, उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, और भारत में शीतकाल में जो है वर्षा का या शीतकाल में जो है उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं का अभ्युदय होता है। मैंने आपको पहले बताया था पश्चिमी विक्षोभ कैसे प्रभावित करता है। ये भूमध्य रेखा, ये भूमध्य सागर पर जो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब या उपोष्णकटिबंधीय जलधारा के सहारे ये हवाएं आती हैं, और भारत के दक्षिणी, चूंकि जब वहां से चलती है शुष्क होती है, लेकिन भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होने के कारण जो है ये यहाँ पर जो है आर्द्रता इनमें प्रवाहित हो जाती है, और आर्द्रता प्रवाहित होने के कारण जैसे भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचती है, तो शीतकाल में इनके द्वारा वर्षा की जाती है। इसको थोड़ा सा मैं आपको इस पे एक स्पेशल चैप्टर ही आपको बताऊंगा। अभी चूंकि टॉपिक हमारा लंबा होता जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वही बात जो मैंने बताई वही यहाँ पर बताई। यहाँ पर न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है, और न्यून वायुदाब का केंद्र भारत की ओर जो है यहाँ पर आकर के वर्षा करता है। इसी को जो है पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा की प्रवृत्ति या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा की जाने वाली वर्षा की संज्ञा दी जाती है। अल नीनो प्रभाव में आपको बात बताऊंगा। तो इसी के साथ मैंने आपको मानसून की उत्पत्ति के जो सामान्य सिद्धांत थे, यानी ट्रेडिशनल सिद्धांत था, और इस पर चर्चा की। और आगे चल के मैं आपको अल नीनो प्रभाव क्या होता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय मानसून पे मैंने आपको जो किताब बताई थी, भारत की भूगोल, उसमें प्रोफेसर माजिद हुसैन की बुक है, आप उसको पढ़िए। प्रोफेसर आरसी तिवारी की बुक है। इन दोनों बुक का आप एक बार फिर से उसका अध्ययन कीजिए, और जो मैंने आपको समझाया है उस पर चिंतन और मनन कीजिए, तो निश्चित रूप से जो है कभी किसी परीक्षा में आपकी इवन देन CSGM यूनिवर्सिटी और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की स्टेट के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी जो मानसून की उत्पत्ति के संबंधी आपका विषय है, आपका शीर्षक है, उस पर आपको पर्याप्त जो है चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। थैंक यू।